नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त होंगे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। चलिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, चाहे से वो पेपर सेकंड की बात हो, चाहे से वो हिंदी के गणेश सर वाली बात हो, या फिर प्रदीप सर वाली बात हो, या फिर आपके मैथ की बात हो, साइंस की बात हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, पर आपको जल्दी से हमारे साथ जुड़ना है और साथ साथ बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया होगा, मस्त और बिंदास तरीके से। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। हाँ जी, चलिए अब चीजों को बढ़ाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? आज बहुत सारे बिग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मापांकन विषय, मापांकन का मतलब, इसका मतलब ये यहां से तो तय हो गया कि ये अवधारणाओं के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अवधारणाओं के कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं। मापांकन विषय का वर्णन करता है पदार्थों तथा घटनाओं की पहचान का, पैमाने का चयन का, मापांकन पैमाने के आयाम का मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। सरकारी ऑप्शन देख के कहीं सरकारी मत हो जाइएगा, सरकारी ऑप्शन देख के कहीं सरकारी वाला काम मत कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मापांकन विषय का वर्णन करता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी से मतलब क्या है? पदार्थों तथा घटनाओं की पहचान करना इसका उद्देश्य है। पैमाने का चयन इसका उद्देश्य है। मापांकन पैमाने के आयाम का मूल्यांकन इसका मुख्य विषय है। उपरोक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। चलिए, निम्न सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं सिवाय, निम्न सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं मतलब इनमें से सभी मूल्यांकन के सिद्धांत हैं केवल किसी एक को छोड़कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं सिवाय ऐतिहासिक लागत, वर्तमान मूल्य, भावी मूल्य और वसूली योग्य मूल्य। बताइए, फटाफट बताइए क्या जवाब होगा। तो देखो, जो भी मूल्यांकन सिद्धांत होता है ना, उसका वसूली या योग्य मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। उसका वसूली या योग्य मूल्य से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता है। आगे चलिए, ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2005 को खरीदी गई मशीनरी की लागत 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए। मार्च 31 2006 को बाजार मूल्य 11 लाख रुपए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए। निम्न में से कौन से मूल्यांकन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए किसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अप्रैल 1 2005 को खरीदी गई मशीन की लागत 10 लाख रुपए है और 31 2006 को बाजार मूल्य 1,10,000 रुपए है। कौन से मूल्यांकन का सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? तो यहां पर आपका सिद्धांत होगा चालू लागत। क्या होगा दोस्तों? चालू लागत यहां पर सही जवाब होगा, चालू लागत। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन का अर्थ क्या है? लेखांकन अनुमान में परिवर्तन का अर्थ क्या है? पहले अनुमानित कतिपय आगम तथा चालू अवधि के दौरान पुनः अनुमानित आगम के बीच उत्पन्न हो। पहले अनुमानित कतिपय आगे तथा चालू अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर से इसका संबंध है। चालू अवधि के दौरान पुनः अनुमानित कतिपय आगम तथा चालू अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर से मतलब है। दोनों ए तथा बी से मतलब है, दोनों ए तथा बी से मतलब है। ऑप्शन नंबर 4 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यहां पर क्या है? ए और बी। ए भी सही है, बी भी सही है, तो यानी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है। एक लेखांकन नीति में जो परिवर्तन है वो उचित ठहराया जाता है। लेखांकन मानदंड के अनुशील हेतु
उपक्रम के वित्तीय विवरणों की और अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए संनियम के अनुशीलन हेतु उपरोक्त सभी। बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मुझे बताया आप काफी सारे लोग आज मैच देखने में व्यस्त होंगे, पर मैच तो जिंदगी में होते रहेंगे, पर जो आप जो मैच खेल रहे हैं वो उनका क्या सीन है, जो वर्तमान में आप मैच खेल रहे हैं उनका क्या सीन है, वो भी जरूरी है। हाँ भाई, पीयूष, ओपी, रश्मि, शिवराज, स्वागत है भाई सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और यहां पर सही जवाब क्या है, वापस देखिए कि एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है लेखांकन मानदंड के अनुशीलन हेतु, उपक्रम के वित्तीय विवरणों की और अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए। ये भी सही है, यानी जब दो सही है तो फिर उपयुक्त सभी जब ऑप्शन में है तो फिर तो मामला सेट होना ही चाहिए, फिर तो मामला क्या होना चाहिए, फिर तो मामला सेट होना ही चाहिए। वेरी गुड। आगे देखिए, एक शानदार क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा इंटरप्राइजेज स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। उपरोक्त नीति के पालन में किस लेखांकन सिद्धांत का पालन हुआ है? बताइए। एक्स्ट्रा एंटरप्राइजेज स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली मूल्य, निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। तो कौन सी नीति का पालन किया जा रहा है? विवेक, सारता, प्रारूप सार का वर्चस्व। ये तो मामला ही सेट हो गया। हाँ बेटा, कल आपकी जो क्लासेस होंगी ना वो राजस्थान आवासन मंडल को डेडिकेटेड होंगी। वैसे जो अभी आप देख रहे हैं ना जूनियर अकाउंटेंट, उन सबके लिए कल मैं आपके पास 150 क्वेश्चन की मेरी क्लास होगी, इसमें 25 25 25 25 25। वैसे तो आपके जूनियर अकाउंटेंट में आवासन मंडल में 90 क्वेश्चन ही आने वाले हैं पेपर 2 को लेकर, पर हम 25 25 के हिसाब से पूरे 150 क्वेश्चन का फॉर्मेट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या है? देखो, सारता को ही विवेक कहते हैं और विवेक को ही सार का प्रारूप पर सार का वर्चस्व कहते हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है, वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है वह क्या कहलाती हैं? बताइए। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है वह क्या कहलाती हैं? हास की व्यवस्था, स्टॉक का मूल्यांकन, निवेशों का मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। वे क्षेत्र जिनमें लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए। बताइए क्या जवाब होगा? उपरोक्त सभी। एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय, एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यित कर सकता है। व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यांकित या अवमूल्यांकित कर सकता है। एक व्यवसायिक संस्थान की निष्पत्ति को अधिमूल्यांकित कर सकता है क्या? चयन का निर्णय। या एक व्यवसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति को अवमूल्यांकित कर सकता है। तो याद रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए,
क्या जवाब होगा? एक लेखांकन नीति के चयन का निर्णय व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यित या अवमूल्यित कर सकता है। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन किसका संदर्भ लेती है? लेखांकन जो नीतियां होती है किसका संदर्भ लेती है? विशिष्ट तौर पर, विशिष्ट रूप से किसका संदर्भ लेती है? सिद्धांतों का, उन सिद्धांतों को अपनाने की विधियों का, उपरोक्त ए तथा बी दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन किसका संदर्भ लेती है? उपरोक्त ए तथा बी दोनों का, ए तथा बी दोनों का। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट या भारतीय चार्टेड लेखांकन संस्थान द्वारा अब कितने लेखा मानक जारी किए जा चुके हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, प्रश्न के इन ऑप्शंस के हिसाब से बताइए, ऑप्शंस के हिसाब से क्या जवाब होगा? 25, 26, 28 या 29? देखो, इस प्रश्न के हिसाब से जो जवाब निकल कर आ रहा है वो है आपका 29। कितने? 29 इसका बिल्कुल सही जवाब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या है? 29। लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता किसे सुनिश्चित करने के लिए होती है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता किसे सुनिश्चित करने के लिए होती है? निरंतरता, पारदर्शिता, तुलनीयता या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या होगा? लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता किसे सुनिश्चित करने के लिए होती है? तो वह होती है निरंतरता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और सब में तुलनीयता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है लेखांकन मानदंड के अनुपालन हेतु, उपक्रम के वित्तीय विवरणों की और अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए, कानून के पालन हेतु, उपरोक्त सभी? बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या करने वाले हैं आप? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब होगा उपरोक्त सभी। राम एंड सन्स की स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत, शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। उपरोक्त नीति के पालन में किस लेखांकन सिद्धांत का पालन हुआ है? किस लेखांकन सिद्धांत का पालन हुआ है? महत्वता, बुद्धिमत्ता, उपरोक्त सभी या प्रारूप पर सार का वर्चस्व? प्रारूप पर सार का वर्चस्व, महत्वता, बुद्धिमत्ता, उपरोक्त सभी? तो यहां पर देखो, सरकारी ऑप्शन देखकर दोस्तों सब गलत मत कर दीजिएगा। यहां पर सही जवाब होगा बुद्धिमत्ता। यहां पर सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब होगा बुद्धिमत्ता। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। हास की व्यवस्था, स्टॉक का मूल्यांकन, विनियोगों का मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? बताओ जल्दी से, फटाफट लाइक शेयर करो, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत खूब।
बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय व्यावसायिक संस्थापन की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति का अधिमूल्यन कर सकता है। व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति का अधिमूल्यांकन या अवमूल्यांकन कर सकता है। एक व्यावसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति का अवमूल्यन कर सकता है। एक व्यावसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति का अवमूल्यन कर सकता है। बताइए बताइए क्या जवाब, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? तो देखो, एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति का अधिमूल्यांकन या उसका अवमूल्यांकन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन को बताती है। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन को बताती है। सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों को अपनाने की विधियां ए तथा बी दोनों और या उपरोक्त में से कोई नहीं। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन को बताती है। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन को बताती है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या होगा? उपरोक्त ए तथा बी दोनों को बताती है। ए तथा बी दोनों को बताती है। चलो, लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एक में निम्नलिखित में से कौन सी को मूलभूत लेखांकन मान्यता माना है? एएस 1 में, एएस 1 में किसको माना है? व्यवसाय की निरंतरता, संगति, अर्जित। हाँ, तो यहां पर सही जवाब है उपयुक्त सभी, ऑल इज वेल। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मतलब आपका जवाब सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात लेखांकन नीतियों के चयन को प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी बात लेखांकन नीतियों के चयन को प्रभावित करती है? बुद्धिमत्ता, औपचारिकता के ऊपर वास्तविकता, महत्वपूर्णता, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया, बताइए कौन सी बात लेखांकन नीतियों के चयन को प्रभावित कर सकती है? तो देखो, बुद्धिमत्ता, औपचारिकता के ऊपर वास्तविकता या महत्वपूर्णता, उपरोक्त सभी यहां पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। वित्तीय विवरण पत्रों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण पत्रों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अनुचित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय विवरण पत्रों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। भारत में लेखा मानकों को जारी किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सेबी के द्वारा या भारतीय चार्टेड लेखापाल संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ भाई जल्दी से। तो आईसीएआई यानी भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट यानी भारतीय चार्टेड लेखापाल संस्थान द्वारा लेखा मानक लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं, वित्तीय विवरणों की गैर तुलनीयता का निराकरण करते हैं, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुचारू लाते हैं, या 21 में डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलो भैया, कोई नहीं,
पुस्तपालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पुस्तपालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है? इकहरा लेखा विधि, कैश विधि, रोकड़ विधि, महाजनी विधि या दोहरा लेखा विधि? पुस्तपालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पुस्तपालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि दोहरा लेखा विधि, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन भी किए जाते हैं और जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी किए जाते हैं, जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी किए जाते हैं और जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी किए जाते हैं। दोहरे लेखे का अर्थ है किसी लेन देन को एक खाते के दोनों पक्षों में लेखा करना, दो खातों के नाम पक्ष में लेखा करना, दो खातों के जमा पक्ष में लेखा करना, एक खाते के नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना। तो दोहरे लेखे का अर्थ क्या है बताइए? दोहरे लेखे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, एक खाते के नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना ही दोहरा लेखा कहलाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की जिस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वो क्या है? वर्गीकरण की, सारांश की यानी समराइजिंग की, प्रारंभिक लेखे की या खतौनी की? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या होगा? हाँ भाई, शैतान, आकांक्षा, नर्मदा, दिनेश, रश्मि, सरला, अशोक, सुरेंद्र, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या होगा? तो सारांश का, समराइजिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये समराइजिंग की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सही है? या देखो, नहीं सही की बात की है, यानी जब पूंजी से बात कर रहे हैं, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी संपत्ति, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व माइनस लाभ, पूंजी बराबर दायित्व माइनस संपत्ति। बताइए पूंजी का क्या फॉर्मूला होगा? पूंजी का फॉर्मूला होगा क्या? बताइए पूंजी का क्या फॉर्मूला होगा? पूंजी का फॉर्मूला क्या होगा? पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। आगे चलते हैं। निम्न में से व्यापार की चालू संपत्ति कौन सी है? निम्नलिखित में से व्यापार की चालू संपत्ति है फर्नीचर, मशीन, स्टॉक और ख्याति। फर्नीचर, मशीन, स्टॉक और ख्याति। व्यापार की चालू संपत्ति, करंट असेट्स कौन सी है? 26 का जवाब दीजिए। तो स्टॉक। कौन सी है? स्टॉक जो है वह क्या है? हाँ, आगे बढ़िए। महाजनी लेखा विधि आधारित है इकहरा लेखा विधि पर, रोकड़ प्रणाली पर, दोहरा लेखा विधि पर या उपरोक्त किसी पर भी नहीं। महाजनी लेखा विधि आधारित है इकहरा लेखा विधि पर, रोकड़ प्रणाली पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर या किसी पर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। क्या है? सी, दोहरा लेखा विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है? दोहरा लेखा विधि पर आधारित है। पुस्तपालन जहां समाप्त होता है वहां क्या प्रारंभ होता है? जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पर क्या
जहां पुस्त पालन समाप्त होता है वहां प्रारंभ होता है अंकेषण, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन या प्रबंधकीय लेखांकन। तो जहां पुस्त पालन समाप्त होता है वहां लेखांकन प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? लेखांकन प्रारंभ होता है। इन्होंने वित्तीय लेखांकन, ठीक है, लेखांकन प्रारंभ होता है। दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? ऑल्ड कैसल, लुकास पेसियोली, बॉटली बॉय, विलियम पिकल्स। बताइए, दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले भाई साहब कौन थे? तो वो थे लुकास पेसियोली। कौन थे? लुकास पेसियोली। लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवधारणाएं हैं। वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश, सारांश, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, सारांश और वर्गीकरण। बताइए, इसका जवाब तो सभी देंगे, मुझे उम्मीद है इसका जवाब तो सभी देंगे। इसका जवाब तो सभी देंगे भाई साहब। तो प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश इसका सही जवाब है। लेखांकन की विधि जिसे कंपनी अधिनियमों में मान्यता प्राप्त है। लेखांकन की ऐसी विधि जिसे कंपनी अधिनियम में मान्यता प्राप्त है। दोहरा लेखा विधि, महाजनी बही खाता विधि। जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा? हाँ, तो देखो, दोनों पक्षों में हो तो दोहरा लेखा विधि इखरी या महाजनी का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? लुकास पेसियोली, हुज, ओल्ड कैसल, एडवर्ड जोन्स और बॉटली बॉय। बॉटली बॉय बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आप क्या करेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली पर। तो सही जवाब क्या है? एडवर्ड जोन्स। व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? हम कोई भी बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, बिजनेस प्रारंभ करने के समय जो व्यापार का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या होगा? संपत्ति, आहरण, पूंजी या दायित्व। तो क्या होगा? वह पूंजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपिटल, यानी कि पूंजी कहलाएगी। लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं वो सामान्यतः आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं वस्तुपरकता पर, व्यक्तिपरकता पर, दर्ज करने की सुविधा पर, उपयुक्तता में से कोई नहीं। किस पर आधारित होते हैं? लेखांकन सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं वो वस्तुपरकता पर आधारित होते हैं। लाभ का अनुमान न लगाने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करने की नीति अपनाई जाती है। लाभ का अनुमान न लगाए जाने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करने की नीति अपनाई जाती है। बताइए क्या जवाब होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका सही जवाब होगा रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण। आय साधारणतया निम्नलिखित समय पर कमाई गई मानी जाती है।
जब विक्रय किया जाए, रोकड़ प्राप्त हो, उत्पाद पूर्ण हो, या जब विक्रय किया जाए या रोकड़ प्राप्त हो, इसमें से जो भी पहले हो। आय कब, आय इनकम, हमारे पास पैसा कब माना जाएगा पैसा आया? तो जब विक्रय किया जाए और रोकड़ प्राप्त हो, इसमें से जो भी पहले हो तब माना जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपके आज के 36 क्वेश्चन। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी शाम को, नहीं कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे मिलिएगा। बिल्कुल 25 क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरे सभी 6 सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पूरे 150 क्वेश्चंस हम कल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।